नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 97वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है अथॉरिटेटिव टैक्स, यानी हम किस प्रकार से जो हमारा संविधान लिखा हुआ है उसको किस प्रकार से हमें डिफाइन करना, अथॉरिटी के लिए वह यूज के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। हमारे संविधान को हम देख सकते हैं कि सबसे पहले 26 नवंबर 1949 में जब स्वीकार किया गया था तो इसे अंग्रेजी भाषा में स्वीकार किया गया था। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है, यानी हिंदी भाषी लोग रहते हैं उनके लिए, यानी आप देख सकते हैं कि जो कोई भी जो संविधान बनता है वह संविधान लोगों के वेलफेयर के लिए यानी लोगों के लिए ही बनाया गया है, ना कि लोगों के लोग ना कि जो संविधान है वह अपने अनुसार लोगों से कार्य करवाना चाहता है, लोगों के अनुसार लोगों की सुविधा के लिए इसको बनाया गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर यह बात की जाती है। तो जैसे ही थोड़ा सा समय बीता, जब हम देख सकते हैं कि कुछ दिन बाद संपूर्ण रूप से सब संविधान को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1950 को, तब हम देख सकते हैं इसमें हिंदी भाषा को भी ले लिया गया, यानी जो इसकी जो कॉपी हुआ करती थी अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में भी इसकी कॉपी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। संविधान को जब पूर्ण रूप से तैयार किया गया तब संविधान निर्माताओं द्वारा भविष्य में जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, यानी जैसे जैसे ही समय बीतेगा तो इसमें बदलाव की आवश्यकता होगी, तो इन चीज़ों के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा अच्छे तरीके से समझा गया। उन्होंने क्या किया कि मान लो आज कोई हम इसको तैयार किए जो कि नियम कानून है वह हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, और यह जो नियम कानून है जैसे ही हम तैयार कर देंगे तो यह भविष्य में ऐसा होगा कि परिस्थितियां बदलेंगी और इनमें बदलाव की आवश्यकता होगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए इन्होंने संविधान में एक हिस्सा जोड़ा जो कहते हैं 368 आर्टिकल के अंतर्गत आता है, जिसे हम कहते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में क्या होता है कि हम किसी भी अनुच्छेद में परिवर्तन करके उसमें नए प्रावधान ऐड कर सकते हैं। तो संविधान संशोधन का जो नियम था वो इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया था। अब हम देख सकते हैं 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इस समय पर अंग्रेजी भाषा में हमारे संविधान को स्वीकार किया गया, जो कि हमारे यहाँ पर हमने ये जो कॉपी देखी है इस प्रकार से, तो यह हमें अंग्रेजी भाषा में प्राप्त हुआ। और हम देख सकते हैं कि 26 जनवरी की बात करते हैं 1950 की, तो संविधान को अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा में भी स्वीकार किया गया, यानी इसकी हिंदी कॉपी भी यहाँ पर निकाल ली गई। संविधान में 98 संविधान संशोधन बहुत ही प्रमुख होता है, इसी से रिलेटिव हम बहुत सी चर्चाएं करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि इसमें क्या किया गया, संविधान में काफ़ी बदलाव किए गए। अब हम देख सकते हैं कि जो 98वां संविधान संशोधन था इसके तहत क्या हुआ। 98वें संविधान संशोधन के तहत जो 394 आर्टिकल हुआ करता था, 394 आर्टिकल क्या किस चीज़ से रिलेटिव हुआ करता था, भाषाओं से, तो हम देख सकते हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए गए तथा ये जोड़ दिया गया, यानी यहाँ जो संविधान संशोधन के माध्यम से ए बी ऐसे कुछ जोड़े जाते हैं सब आर्टिकल, तो वो यहाँ पर 394 ए निकल कर आया, जिसे संविधान के भाग 22 में ऐड कर दिया गया था। अब हम देख सकते हैं हिंदी को, अब हम देख सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे 98वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्या होता है कि सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि हिंदी भाषा को प्रसारित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दे दी गई थी। और देखते हैं संविधान में जितने भी संशोधन किए जाएंगे, उन्होंने कह दिया कि संविधान में जो भी ऐसे संशोधन किए जाएंगे उन संशोधनों को हमें भारत की जनता के लिए बताना है। अब उन संशोधनों को बताने के लिए, जो कि अंग्रेजी भाषा में हुआ करते थे, तो उनको बताने के लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति के सामने उनको डिफाइन किया जाएगा कि किस प्रकार के प्रावधान यहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, उनको हिंदी में भी लिखना होगा। अब हम देख सकते हैं अंग्रेजी से यदि हम हिंदी का अनुवाद करते हैं तो उसमें कुछ भावार्थ बदल जाते हैं, अर्थ कुछ और निकलता है और उसका भावार्थ कुछ और हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी से जब हिंदी का अनुवाद करेंगे तो उसका भावार्थ नहीं बदलना चाहिए। यदि वह बदलता है तो हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के समक्ष उसे समझाया जाएगा, राष्ट्रपति के समक्ष समझाया जाएगा और राष्ट्रपति
इसको समझेगा कि किस प्रकार से इसका भावार्थ बदल रहे हैं, जो कि ना बदलें इस प्रकार से कार्य किया जाएगा। 98वें संविधान संशोधन में और बातें करें तो 98वां संविधान संशोधन 1987 में निकल कर आया। 26 जनवरी 1950 को हिंदी में जब इसे स्वीकार किया गया तो हम देख सकते हैं कि तब हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको याद रखना है। भाषा के प्रयोग में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मतलब उनको बताया गया कि जैसे भी 98वें संविधान संशोधन में कहा गया कि जब जिन भाषाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए देश में प्रसारित करने के लिए। प्रत्येक संशोधन को हिंदी में लिखना चाहिए, जो कि हम समझ चुके हैं। परिवर्तन को सरकारी गजट में प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर कोई संशोधन किया जाता है, कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसे सरकारी गजट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा देश की जनता के सामने। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा भारत को एक भाषा से जोड़ने की बात कही गई थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम संपूर्ण भारत में एक भाषा को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे, यानी हम हिंदी को लाने का प्रयास करेंगे और संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए इसको निरंतर प्रयासरत रहेंगे। थोड़ी सी हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में भी इससे संबंधित कुछ बातें कही गई। तो हम देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वह यहीं से निकल कर आता है। संविधान में प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले क्या कहा गया कि संविधान है जो क्या है, हमारी संविधान प्रस्तावना है जो संविधान का हिस्सा है या नहीं है, इस पर डिबेट एंड डिस्कशन चल रहा था। तो सबसे पहले बहुत से केस आते हैं, उन केसों पर अध्ययन किया जाता है। तो कोई केस बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, कोई बोलता है नहीं है। और हम देख सकते हैं कि 1973 में एक ऐतिहासिक फैसला निकल कर आता है, जिसके माध्यम से यह क्लियर हो जाता है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। तो हम देख सकते हैं आपसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो आपको हाँ करना है। तो हम देख सकते हैं यह कहाँ से निकल कर आया, तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर लीजिए। 1973 में हम देख सकते हैं केशवानंद भारती केस आता है, और इस केस के माध्यम से क्या कहा जाता है कि प्रस्तावना क्या है, इसका अंग है संविधान का। तो थोड़ी सी बात समझ लेते हैं तो किस प्रकार से यह केस चला। बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते होंगे कि यदि कोई हम मकान बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। आपने पिलर देखे होंगे, तो हम देख सकते हैं कि सारा जो मकान होता है आपका किस चीज़ पे, पिलर पे खड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर दीवारें लगाई जाती हैं, गेट वेट लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि यदि ये स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्या होगा, मकान किसी के लायक नहीं होगा या वह खड़ा नहीं होगा। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी संविधान की जो आत्मा है, जो कि प्रस्तावना है, उसके लिए क्या कहा गया, स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया। जो संविधान जिसके द्वारा बनाया हुआ है उसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा, यानी मकान है ना जो स्ट्रक्चर से अलग नहीं होता। तो उसी प्रकार हमारी प्रस्तावना संविधान से अलग नहीं है। इसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की बात की जाती है, तो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने अथॉरिटेटिव टेक्स्ट के अंतर्गत इस प्रकार की बातों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से हिंदी को इम्प्लीमेंट किया और किस प्रकार से इसको आगे प्रयोग किया जाना है। हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। तो इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें अपना अध्ययन। ऐसे बालकों तक स्ट्रक्चर को पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और किसी भी ऐसे माध्यम की तलाश में है जो उनको फ्री एजुकेशन करा रहा हो। यानी हम देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आपके लिए पूरी हिस्ट्री कवर करा दी गई है जो कि बिल्कुल फ्री है। 104 लेक्चर हैं और लगभग हमारे जो 97 लेक्चर यहाँ पर आ चुके हैं और इतने ही लेक्चर आएंगे, हम सारी पॉलिटी आपको कवर कराएंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, भारत माता की जय।